गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस एरा में। दोस्तों, आज से हम लोग मध्यकालीन भारत की इस नवीनतम श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को हमारे देश में 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग 3 प्रकार के भागों में विभाजित करने के बाद हम लोग उसको देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं हमारे इतिहास के। तो सबसे पहले आपका आता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आप सभी जानते हैं इसको कई सारे वर्गों में विभाजित किया गया, क्योंकि ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है ये छोटा इतिहास नहीं रहा है। इसका जो कालक्रम रहा है ये काफ़ी विस्तृत रहा है, इसलिए इसको भारतीय इतिहासकारों ने या कई सारे विदेशी इतिहासकारों ने इसे कई सारे लंबे समय के साथ इसको आंका है। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यदि मैं अगर आपसे बात करूं, बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करने वाला हूं, लेकिन अगर मैं आपसे मोटा मोटा बोलूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले इतिहास को यानी प्राचीन भारत के इतिहास को पाषाण युग में डिवाइड किया गया। पाषाण युग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हम लोग वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, तो वैदिक काल में भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, जहां पर हम लोग वेदों की रचना के बारे में और आने वाले कई प्रकार के जिस प्रकार से इंसान का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं और वो है हमारा मध्यकालीन भारत। दोस्तों, मध्यकालीन भारत भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं रहा, क्योंकि यदि हम लोग उसको देखेंगे, अभी हम लोग उसके समयकाल के बारे में चर्चा करेंगे, यदि हम लोग उसको देखेंगे तो इसका जो समयकाल रहा है वो लगभग 1000 से 1100 वर्षों के बीच का ही रहा है। तो हम लोग ये बहुत बड़ा काल नहीं रहा, लेकिन इसका जो है प्रभाव रहा है वो आधुनिक भारत पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो 3 प्रकार के इतिहास हैं, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, यह अपनी अपने क्षेत्र में अपना अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। उसका एक प्राचीन भारत का एक अपना अलग स्थान है, मध्यकालीन भारत का अपना एक अलग स्थान है, और जो आधुनिक भारत है वह दिखाता है किस प्रकार से भारतीय आधुनिक लोगों ने, कई सारे नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। आम जनमानस ने अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए एक जबरदस्त संघर्ष किया। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू कर देते हैं अपने इतिहास के अगले चैप्टर की ओर, अगले बिंदु की ओर, इंट्रोडक्शन क्लास के अगले बिंदु की ओर, जो कि है मध्यकालीन भारत के समयकाल, इतिहास का समयकाल। देखिए दोस्तों, कई सारे इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि जो भारतीय इतिहास यानी मध्यकालीन भारत का जो समयकाल रहा है वो 6वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य तक रहा है। 6वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य तक रहा है। 6वीं शताब्दी से तात्पर्य यह है कि जब भारत के अंदर अरबों का आक्रमण होता है, अरबों का यानी इस्लाम का जब अरब क्षेत्र में उदय हो जाता है और वह अपनी धर्म का प्रसार करने के साथ साथ अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों पर बढ़ते हैं, तो तब से जब वो भारतीय क्षेत्र में यानी भारतीय सीमाओं पर प्रवेश करते हैं, यानी सिंध पर आक्रमण करते हैं, तो वहां से कई सारे इतिहासकार ऐसा मान लेते हैं कि भारत में मध्यकालीन युग की शुरुआत हो जाती है। परंतु कई सारे इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि जब हर्षवर्धन का समय खत्म होता है, हर्षवर्धन काल यानी वर्धन वंश का समाप्ति होती है, तब भी मध्यकालीन इतिहास का आरंभ हो जाता है। खैर, अधिकांश इतिहासकारों की बातों को हम लोग वरीयता प्रदान करते हैं और ऐसा मानते हैं कि भारत में सिंधों के आक्रमण से अर्थात 712 ईस्वी से हम लोग ये मान लेते हैं कि मध्यकालीन भारत का भारत में आरंभ शुरू हो जाता है। तो मध्यकालीन भारत का आरंभ 6वीं शताब्दी से शुरू होकर के 16वीं शताब्दी तक रहता है, तो लगभग 1100 के साल के आसपास का टाइम रहा है। आगे देखते हैं, कुछ इतिहासकारों ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत रहा है उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो प्रथम वर्ग रहा है वो इसे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के नाम से जाना गया है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, यह मध्ययुगीन काल जो है इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो टाइम डिसाइड किया गया है इतिहासकारों द्वारा, ये 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का माना गया है। 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी का, तो लगभग ये 700 साल के आसपास का टाइम रहा है। 600-700 साल के आसपास का टाइम रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण टाइम रहा है, क्योंकि यहाँ पर से भारत के इतिहास में इस्लाम का उदय आरंभ होना शुरू हो गया था और हमारे 2 विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होना शुरू हो गया था। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट भी बहुत छोटी सी बार बताई है, लेकिन ये भारतीय इतिहास के लिए आरंभिक, अगर मैं आप लोग वर्तमान स्थिति को देखें तो ये बहुत डिसाइड कर देने वाली चीज थी। दूसरी जगह देखते हैं हम लोग गत मध्ययुगीन काल, यानी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला जो काल रहा है वो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल रहा है और दूसरा रहा है वो गत मध्ययुगीन काल रहा है। गत मध्ययुगीन काल को अगर मैं देखूं तो इसका जो टाइम था वो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के बीच में रहा है। 16वीं शताब्दी से तात्पर्य यह है कि जब
जिस समय यानी 1526 के टाइम पर, यानी 1526 ईस्वी में भारत में पहली बार मुगलों का आक्रमण होता है बाबर के द्वारा। बाबर जब इब्राहिम लोदी को 1526 में पराजित कर देते हैं और लोधी वंश का अंत कर देते हैं, वहीं से बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मान लेते हैं कि मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों के हिसाब से 1526 में मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है और उसके बाद से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। परंतु कालांतर में बहुत सारे इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच का काल, यानी ये वो काल रहा है जो भारत के अंदर मुगलों का काल के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने इस मुगलों के काल को आरंभिक आधुनिक काल के रूप में माना है। यानी वो आधुनिक काल मानते हैं, इसे आधुनिक काल और आरंभिक आधुनिक काल में मानते हैं, लेकिन कालांतर में इसे भी गत मध्ययुगीन काल में जोड़ दिया गया। तो यदि मैं इसकी बात करूं, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि 13वीं शताब्दी से लेकर के यदि बाद के इतिहासकारों की बात को हम लोग विश्वास करें तो ऐसा कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के काल को, यानी संपूर्ण मुगल काल को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास दो वर्गों में विभाजित हो गया। पहला प्रारंभिक मध्य आधुनिक काल, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, और दूसरा गत मध्ययुगीन काल। तो इस प्रकार से इतिहास के इस चैप्टर का यानी मध्यकालीन भारत के समय काल को आंक लिया जाता है और इसका अंत हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इस मध्यकालीन भारत के इंट्रोडक्शन क्लास के तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की वर्तमान में प्रासंगिकता व प्रभाव। मतलब कहने का ये हुआ कि उस मध्यकालीन भारत का वर्तमान में यानी आज के अगर हम लोग आधुनिक भारत में देखें तो ऐसी कौन कौन सी चीजें रही हैं जो उनके प्रभाव के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली जो चीज है वो है क्या है, भारतीय सीमा का निर्धारण। देखिए ऐसे तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंत देखते हैं और आपको भारत की जो सीमा दिखाई देती है लगभग वैसी ही सीमा आज भी भारत के पास ही है। अब आप ऐसे कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी सीमाएं तो हैं आज हमारे भारत से चली गई, जैसे कश्मीर की बात कर लें या उधर अफगानिस्तान या पाकिस्तान की बात कर लें। तो मैंने बोला आपको ना कि लगभग सीमाओं का जो निर्धारण हो गया था वो मध्यकालीन भारत में ही हो गया था, क्योंकि उसके पहले की अगर आप स्थिति को देखते हैं यानी मध्यकालीन भारत के आरंभ के पहले की स्थिति को देखते हैं तो आप देखते हैं कि भारत का जो विस्तार था वो अखंड भारत के रूप में था। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग ईरान के आसपास यानी अफगानिस्तान के सबसे पश्चिमी क्षेत्र तक भी फैले हुए थे और इधर अपने जो समुद्र यानी बंगाल खाड़ी के काफी बड़े एरिया पर भी हम लोगों का साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। तिब्बत पर भी था, नेपाल पर भी कुछ चीज़ों पे कई सारे राजाओं की यानी पाल और राजाओं की बात कर लेते हैं जो लोग जिन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार कर रखा हुआ था। परंतु यदि आप वर्तमान सीमाओं का स्वरूप देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस मध्यकालीन भारत के अंत होने तक भारतीय सीमाओं का लगभग निर्धारण वर्तमान के जैसा ही हो चुका था। तो इस प्रकार से उस युग का यानी मध्यकालीन भारत का भारत के इतिहास पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा भारतीय सीमाओं के निर्धारण के लिए। बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह रहा जो कि हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का वर्तमान स्वरूप पर जबरदस्त प्रभाव डाल देता है, वह यह है कि इस्लाम की आम जनमानस में स्वीकार्यता। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। इस्लाम का पहला नहीं कह सकते, पहला सफल आक्रमण कह सकते हैं। जो आक्रमण किया गया था उस वक्त उसका जो एक उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि भारतीयों में इस्लाम का समावेशन, भारतीयों में यानी भारतीय हिंदू लोगों में इस्लाम का समावेशन करा देना। उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों में ज़बरदस्ती इस्लाम को स्वीकार्यता करवाई, क्योंकि तलवार के दम पर, खून के बल पर, ठीक है। तो लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा, वहाँ से वो शुरुआत हुई थी और वो होते 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 कई सारे इस्लामिक वंशों के आने के बाद से और मुगलों के प्रवेश होने के बाद से भारत में अंत जो वर्तमान स्थिति वह यह है कि भारत में इस्लाम जो है वो भारतीय आम जनमानस का एक रूप बन चुका है। यह हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समस्त जातियाँ एक साथ मिल करके रहती हैं और सभी एक दूसरे के साथ समान संभावना का यानी सद्भावना का जो है वो समावेशन करके रखती हैं। तो इस्लाम जो है वो आज भारतीय आम जनमानस का एक रूप बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है, एक भारतीय बन चुका है। तो आप आराम से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि भारतीय सीमाओं का निर्धारण भी मध्यकालीन भारत से हो चुका था लगभग, और इस्लाम का आम जनमानस में जबरदस्त तरीके से प्रवेश भी हो चुका था। अब बात करते हैं इसके तीसरे और महत्वपूर्ण प्रभाव की, जिसने बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डाला है। वह इस्लाम के ही प्रभाव से ही प्रभावित है, जैसे कि साहित्य और कला में नवीनता का समावेशन। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पूर्व जितने भी राजा रहे हैं वे सभी हिंदू रहे हैं।
हिंदू रहे या बौद्धों की बात कर लेते हैं, बौद्ध रहे हैं, जैन रहे हैं, उन सभी राजाओं ने अपनी अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने धर्म के हिसाब से पुस्तकें, यानी उनके उनके राज्यों में, उनके राज दरबार में जो भी लेखक रहे हैं, जो भी कवि रहे हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से पुस्तकों को लिखा है। परंतु जैसे ही भारत में इस्लाम का प्रवेश हो जाता है तो उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को यह भी मिलता है कि भारत के अंदर साहित्यिक जो किताबें थीं उसमें इस्लामीकरण हो जाना शुरू हो जाता है। इस्लामीकरण का तात्पर्य यह नहीं कि पूरी तरीके से इस्लाम हो गया, लेकिन वह दो संस्कृतियों का मिलन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर दो संस्कृतियों का मिलन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हिंदू यहाँ का मूल है और इस्लाम यहाँ में आकर के मिश्रित हुआ है, तो दोनों का मिश्रण जो होता है वह साहित्य में भी देखने को मिलता है। आपको पता है उर्दू का जो वर्तमान स्वरूप है, क्योंकि आप अगर आज के समय में देखें तो आज के समय में उर्दू के कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम सभी लोग नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम लोग उर्दू को यूज़ कर रहे हैं। तो यह उसका ही एक कहीं ना कहीं बहुत ही दूरस्थ प्रभाव है। साथ ही हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कला का भी एक बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, साहित्य के साथ साथ कला भी। देखिए कलाएं तो बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि आपको पाक कला होगी, दूसरी स्थापत्य कला, चित्रकला, इसके अतिरिक्त और भी कई सारी कलाएं हैं। दोस्तों हर जगह पर आपको इस मध्यकालीन भारत का प्रभाव देखने को बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, देखते हैं पाक कला। पाक कला से तात्पर्य है कि हम सभी लोग को खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, भोजन करना बहुत पसंद होता है, और आज के टाइम पर हम कई सारी ऐसी चीज़ों को अपने भोजन में लेते हैं जिसको हमें पता नहीं है कि वो चीज़ें उस मध्यकालीन भारत के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिलती हैं। जैसे कि यदि आप लोग बात करें कि खाने में पकौड़ियाँ, समोसे या ऐसी कई सारी चटपटी चीज़ें हैं जिनको आप सभी आप लोग लेते हैं, आराम से खाते हैं, लेकिन यह सब चीज़ें मध्यकालीन भारत में इस्लाम के प्रवेश होने के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिलती हैं। तो पाक कला में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन हुआ है। साथ ही स्थापत्य कला में आप सभी जानते हैं गुंबदों का बनना, मस्जिदों में गुंबदों का बनना, आप सभी जानते हैं बहुत सारे मंदिरों में भी गुंबदों का प्रयोग होता है। यह सभी चीज़ें वो वहीं से भारत में प्रवेश करी हैं। और आज क्या हुआ, भारतीय शैली, स्थापत्य कला में भारतीय शैली और इस्लामिक शैली दोनों का प्रवेश हुआ है, दोनों का समावेशन हुआ है, और दोनों के समावेशन से एक मिश्रित शैली का जन्म हुआ है। और इस मिश्रित शैली से ही भारत में एक नई स्थापत्य शैली का आरंभ होना शुरू हो गया है। और आज के वक्त पर आपको बहुत सारी ऐसी शैलियाँ देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जो अधिक रूप से मध्यकालीन भारत के इस्लामीकरण से प्रभावित रही हैं। बात कर लेते हैं इसकी एक और रूप की, चित्रकला की। दोस्तों आप सभी जानते हैं जहांगीर जैसे कई सारे ऐसे बड़े महत्वपूर्ण शासक रहे हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने चित्रकला को बहुत अधिक, शाहजहां और जहांगीर दोनों ने काफी अधिक प्रभावित किया है, बहुत अधिक उसको प्रमोट किया है। तो ऐसे कई सारी चित्रकला में बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रवेश हुआ है जो चित्रकला को भी इससे प्रभावित कर देती हैं। तो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत का चित्रकला और साहित्य में बड़ा ही जबरदस्त तरीके से प्रभाव हुआ है, और ये आज भी जो है वो चल रही है। वैसे ही बात करते हैं अगले पॉइंट की, युद्ध क्षेत्र में नवीनता। दोस्तों युद्ध क्षेत्र में नवीनता ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक बहुत ही जबरदस्त चीज रही है। कैसे कह सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में नवीनता का समावेशन हुआ, आप सभी जानते हैं। यदि हम लोग मध्यकालीन भारत के पहले की स्थिति को देख लें तो रथों का अधिक प्रयोग हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में आप सभी लोगों ने देखा होगा, रथों का अधिक प्रयोग हुआ करता था, धनुष बाणों का अधिक प्रयोग हुआ करता था, तलवार का अधिक प्रयोग हुआ करता था। ये सभी वो चीजें थी जिनको हाथ में लेकर ही लड़ा जा सकता था। लेकिन वक्त बदलने के साथ भारतीय इतिहास में आप सभी जानते हैं जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया तो तोपों का प्रयोग उसने शुरू किया। उसने अपनी युद्ध नीति में कई सारे परिवर्तन करने शुरू किए, जैसे कि पूर्व में हमारे भारतीय राजपूत शासक और कई सारे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने आमने सामने की लड़ाई को काफ़ी ज़्यादा महत्व प्रदान किया था। लेकिन जब इन सभी शासकों ने भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने दूसरी प्रकार की शैली का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो आमने सामने की लड़ाई की जगह पर छुपी हुई नीति का प्रयोग करते थे। यदि सैनिक कम हैं, उनके पास हथियारों की कमी है, यानी संसाधनों की कमी है। साथ ही इस देश के अंदर तोपों का जबरदस्त तरीके से प्रवेश होना शुरू हुआ, समुद्री सेनाएं बनना शुरू हो गई। इसके अतिरिक्त फेंक करके लड़ाई जाने वाले हथियारों का बहुत अधिक प्रयोग होना शुरू हो गया। घोड़ों का, यदि रथों को हटा दें, हाथियों को हटा दें, क्योंकि हाथियों का भी प्रयोग धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं हाथी निश्चित रूप से बड़ा होता है परंतु वह उतना तेज और चुस्त नहीं होता जितना कि घोड़ा होता है। तो भारत में जैसे ही इस्लामियों का प्रवेश हुआ तो वहां पर ईरान से और अरब से आए हुए मजबूत और बड़े घोड़ों का भी देश के अंदर युद्धों में प्रयोग होना अधिक शुरू हो गया। तो इस प्रकार से हम सभी यह बात जरूर कह सकते हैं कि भारत के अंदर मध्यकालीन इतिहास में
युद्ध क्षेत्र में नवीनता का समावेशन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंतिम क्षेत्र पर, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको निश्चित रूप से देखने को मिलती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। दोस्तों, आज की जो वर्तमान प्रशासन की आप जो व्यवस्था देखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से बनी हो, चाहे आप उच्च स्तर पर देखें या निम्न स्तर पर देखें, ये एक पूरी श्रेणीबद्ध रूप से कार्य कर रही है। आप अगर इसको उस टाइम के इतिहास से कंपेयर करें और उस वक्त के सबसे अच्छे लोगों के बारे में बात करें, जैसे कि हम लोग अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छा मान लेते हैं, इसकी अगर पूर्व की बात करें तो अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग बहुत अच्छा मान लेते हैं। तो अगर आप उस वक्त के प्रशासनिक व्यवस्था को आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कंपेयर करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो बिल्कुल वैसे ही बन के काम कर रहे हैं जैसे कि वर्तमान में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें परिवर्तन नहीं हुआ, उनको आवश्यकताओं के हिसाब से अपने रूप में परिवर्तित कर दिया गया, परंतु वे लगभग वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में भी इसका जबरदस्त तरीके से समावेशन देखने को मिलता है। ये रहे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इसके प्रभाव, मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रभाव। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं इस मध्यकालीन भारत के अंतिम चैप्टर की ओर, यानी इंट्रोडक्शन क्लास के अंतिम चैप्टर की ओर, और इसकी जो महत्वपूर्ण हेडिंग है, अब आपको देखने को यह मिलेगा कि हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं आगे की क्लासों में लगातार, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है यदि आप लोग आने वाले क्लासों और इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस्लाम का उदय। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है आधुनिक जो वर्तमान मध्ययुगीन काल है, उस मध्ययुगीन काल में जो सबसे बड़ा जबरदस्त प्रभाव डालने वाली चीज़ रही है वो इस्लाम का उदय रहा है। तो अरबों के अंदर, यानी अरब देश के अंदर जो इस्लाम का उदय होता है, उसके इतिहास के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार से ये उदय होता है, और उस उदय के बाद से उन लोगों ने अपनी सीमाओं का विस्तार और धर्म का प्रसार किस तरीके से करना शुरू किया समस्त विश्व की ओर। तो जो दूसरा चैप्टर होने वाला है वह हमारा होने वाला है अरब पर सिंध का आक्रमण, यानी जो अरब का सिंध पर आक्रमण, किस प्रकार से अरबियों ने सिंध पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के जो प्रारंभिक सफलता प्राप्त हासिल हुई वह हुई कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को, और उसके पहले जो भी आक्रमण हुए, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय आक्रमण कौन कौन से हुए, उनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इन सब के बारे में। अगली बात करेंगे हम लोग राजपूत काल के बारे में, दक्षिणों के वंश के बारे में, यानी राजपूत काल, यानी कौन कौन से उत्तर भारत की तरफ कौन कौन से ऐसे वंश रहे हैं जिन्होंने अपना काम किया है। वो सभी नॉर्मली सभी जो वंश रहे हैं वो राजपूत वंश के रूप में कार्य करते रहे, और साथ ही साथ जो दक्षिण भारत की तरफ कौन कौन से वंश काम कर रहे थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही चर्चा हम लोग करेंगे त्रिगुट संघर्ष के बारे में। दोस्तों, ये त्रिगुट संघर्ष किसके किसके कौन कौन से वंशों के बीच में हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, क्यों था, कारण क्या था, इन सभी के बारे में हम लोग काफी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। यह इसका तीसरा चैप्टर होगा। चौथे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में, तुर्कों का भारत में आक्रमण। सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम था वह एक अरब से आया हुआ व्यक्ति था, और तुर्कियों यानी जो महमूद गजनवी था उसने किस प्रकार से आक्रमण किया, कैसे कैसे उसने काम किया। गोरी का आक्रमण अगला चैप्टर होगा, गोरी का आक्रमण। गोरी के आक्रमण के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं ममलूक वंश अर्थात गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश क्यों कहते हैं, यह वंश किस प्रकार से कार्य किया, इसकी क्या उल्लेखनीय जो भी योगदान रहे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण रहा है, इसका काफ़ी अच्छा कार्यक्रम भी रहा है, कई सारी चीज़ें अच्छी रही हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगली बार चर्चा करेंगे हम लोग खिलजी वंश के बारे में। खिलजियों के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, मूवी भी देखी होगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तुगलक वंश अगला जो चैप्टर होगा वो तुगलक वंश होगा। दोस्तों, ये चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी चाहें तो इसको अपने नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी वही चैप्टर होंगे जिन पे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अगला वंश होगा सैयद वंश, फिर लोधी वंश। लोधी वंश का अंत किसने किया, वो किया मुगलों ने, और मुगलों ने किस प्रकार से उनका अंत करते हुए एक बहुत ही बड़े विस्तृत साम्राज्य की भारत में स्थापना कर डाली, और वो स्थापना किस प्रकार से करते हुए वो अपने अंत की ओर पहुंचे, क्योंकि आपको पता है हर चीज का जिस प्रकार से आदि होता है उस प्रकार से उसका अंत भी होता है। तो परवर्ती मुगलों ने किस प्रकार से कार्य किया, क्योंकि ये मुगल और परवर्ती मुगल दोनों एक ही वंश है, बट ये मुगल वे लोग रहे हैं जिन्होंने भारत में काफी सारे अच्छे काम किए हैं, अपनी सफलता के परचम लहराए, जबकि परवर्ती मुगल वो रहे हैं जिन्होंने
भारत को छोड़ने का काम किया है और उसे आसानी से थाली में परोस करके अंग्रेजों को देने का काम किया है, और किस प्रकार से आधुनिक भारत का जो मध्यकालीन भारत का जो अंत होता है वह किस प्रकार से होता है और अंग्रेजों का भारत में प्रवेश होता है। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत में प्रवेश होने के साथ ही हम लोग इस मध्यकालीन भारत को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2-3 अन्य चैप्टर्स पर भी अंत में चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं? धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, भारत के अंदर मध्य क्षेत्र पर यानी मध्यकालीन भारत में बीच में ही धार्मिक आंदोलन होते हैं, लेकिन हम इसको बीच में नहीं पढ़ा करके इसको अंत में रखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है और बीच में हम 2 क्लासों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। इसके साथ ही हम लोग अंत में जो सबसे अंतिम विषय होगा वो होगा कला और साहित्य। इसके साथ ही हम लोग कला और साहित्य को पढ़ेंगे, जो कि भारतीय इतिहास में अभी हम लोगों ने बात की थी, स्थापत्य, पाक कला, चित्रकला, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन से गुफाएं रही हैं, कौन से मंदिर रहे हैं, किसमें किस प्रकार की कला का इस्तेमाल होता रहा है, उन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छी चर्चा करेंगे और इस प्रकार से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंत करेंगे। दोस्तों, ये आने वाली सभी क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लगभग सभी क्लासों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख करके अपनी बातों को रखेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी ऐसी बात कहनी हो जो आपको कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे विषय में या पढ़ाने के तरीके में कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बोलिएगा। और इस प्रकार से दोस्तों, हम आज की अपनी इस मध्यकालीन भारत की इंट्रोडक्शन क्लास का अंत करते हैं। जय हिंद।